तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। और साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। आज सभी लोग जानते हैं बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकें, जितना ज़्यादा एमसीक्यूज अटेंड कर सकें। क्वेश्चन पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन प्रैक्टिस सेट को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर में पूछे गए अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं हमारी जो प्रैक्टिस सेट होती है 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं। कुछ यहाँ पे 4-6 क्वेश्चन जो रहेंगे, 4-6 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रिपीट हो सकते हैं। नए क्वेश्चंस रहेंगे जो पिछले ईयर का लेवल था, उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो जिनका भी सपना है पर्यावरण ईबीएस में 30 नंबर डालना, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी लोग फीडबैक कीजिएगा कि आप इस प्रैक्टिस पेपर में 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहने वाला है। पहला प्रश्न है कि मंगल ग्रह का क्षेत्र मिशन अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेस क्राफ्ट किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, 2011, 2013, 2015, 2017। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जानते समझते, अगर आपने एग्जाम पेपर दिया होगा तो मंगल ग्रह का क्षेत्र मिशन जो है अंतरिक्ष यान, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन इसके स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, यह जिस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था वह वर्ष आपका है 2013, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यापम ने से बी ऑप्शन सही माना है। इसके साथ ही बात करेंगे आपके अगले प्रश्न, जो कि लाजवाब प्रश्न आपके सिलेक्शन की डेट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी को पता है विटामिन से प्रश्न हर एक पेपर में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न है कि विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है, विटामिन ए है, बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है वह कौन सा कहलाता है? वह आपका विटामिन डी कहलाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर में नहीं बनता है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा द्वारा यह बनाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में आसानी से निर्मित हो जाता है। तो ये समझिएगा, यह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में बनता नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन निर्मित जो होता है सबसे जल्दी इसीलिए प्राप्त होता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से होता है, डायरेक्टली मिलता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी होती है? स्पोर्ट जीके का प्रश्न 1 नंबर का आएगा ही आएगा। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, ठीक है, स्कॉट बॉल, किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 6 इंच, 9 इंच, 11 इंच, 15 इंच। ठीक है, बैट का तो साइज पता, लेकिन क्रिकेट की गेंद की परिधि अगर पूछी जाए तो आपसे क्या बनना चाहिए? तो लगभग 8 से 9 इंच माना गया है, लेकिन एवरेज जो है 9 इंच यहाँ पे। जी दोस्तों, क्रिकेट के गेंद की परिधि लगभग 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर होती है। और आईसीसी नियम संख्या 6 के अनुसार क्रिकेट बल्ले की अनुमानित लंबाई 38 इंच होती है, अर्थात 97 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 4.25 इंच, यानी 38 इंच लंबाई और 4.25 चौड़ाई इतनी होती है बल्ले की। तो बल्ले और गेंद से प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे जिनका भी सपना है 90+ अंक आना, सभी सब्जेक्ट में क्वालिफाइड करना, साथ ही साथ यहाँ पे ईवीएस में अगर जितना ज़्यादा अधिक अंक लाएंगे उतना ज़्यादा क्वालिफाइड के चांस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपको अटेंड करना। पेपर के पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट छूट गए हों, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप सभी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगला, उड़ने में असमर्थ लंबा बड़ा पक्षी जो बहुत ही तीव्रता से दौड़ता है वह पेंगुइन है, कीवी है, एम्स ऑस्ट्रिच है। एक पक्षी से प्रश्न आएगा, कोई भी टॉपिक या किसी भी पक्षी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से, नाम, साइज, चोंच, आँख, पैर, किसी भी टाइप प्रकार से, रंगों से, प्रकार से पूछा जा सकता है, घोंसलों के प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उड़ने में असमर्थ रहता है बड़ा पक्षी जो बहुत तीव्रता से दौड़ सकता है, वह कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, जी हाँ, ऑस्ट्रिच जो है पृथ्वी का सर्वाधिक तेजी यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाला पक्षी, जो अपने विशाल भार के कारण उड़ने में असमर्थ होता है लेकिन दौड़ सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम है स्टाउथियो कैमिलस है। तो ऑस्ट्रिच है जो पृथ्वी का सबसे तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है, जो उड़ने में असमर्थ होता है और तीव्रता से दौड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ा
कह सकते हैं अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कंबाइन किया गया है। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इसरो जी के संबंधित, कि इसरो ने उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? अन्ना रानी, हिमा कोहली, इंदु सेठ या अनुराधा टीके? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। तो इसरो में उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? और वह कहलाती अनुराधा टीके जी। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम सोचते नहीं हैं वो चीज़ें प्रश्न आ जाती हैं। अनुराधा टीके इसरो में उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। वे इसरो में सबसे वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक हैं। अनुराधा टीके जी ने संचार उपग्रहों में विशेषज्ञता हासिल की थी। इसरो में 34 साल तक काम करने के बाद ये सेवानिवृत्त हुई और इन्होंने GSAT-9, GSAT-17, GSAN-18 जैसे 3 संचार उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण का नेतृत्व किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास कोर्ट में खेली जाती है? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन या USA ओपन? ये स्पोर्ट जीके का प्रश्न संभावित प्रश्न हो सकता है, क्योंकि अटपटा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास कोर्ट में खेली जाती हो, तो घास कोर्ट में ये एक आपको एक दिया गया पॉइंट आपको समझने के लिए, उत्तर जांचने के लिए, तो वह होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास कोर्ट में जो है खेली जाती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, लेकिन जो फ्रेंच ओपन होता है वह मिट्टी पर खेला जाता है। लेकिन जो विंबलडन घास होता है, ये घास पर खेला जाता है। तो दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा, ठीक है। हार्ड कोर्ट में खेलते हैं, लेकिन घास और मिट्टी, इन दोनों पे फ़र्क बहुत ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है कि उच्चतर तुंगा पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहते हैं? विकिरण, चालन, ताप का उत्क्रमण या संवहन? देखिए, हर एक पेपर में किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, जैसे प्रीवियस में आए हुए थे। चाहे जीके हो सकता है, ठीक है, अंतरिक्ष से प्रश्न हो सकते हैं, वायुमंडल से प्रश्न हो सकते हैं, नदी, पहाड़, जंगल और आपके वनों से प्रश्न हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें से प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक पेपर में एक अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हर प्रकार से प्रिपेयर रहना आप सभी लोगों के लिए। तो उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ताप का उत्क्रमण, ठीक है। तो प्रश्न पर उत्तर दिया गया था उच्चतर तुंगता मतलब ताप उत्क्रमण, ठीक है। जब आप देखते होंगे कि क्षोभ मंडल में समान रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान की गिरावट आती है, जब तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का यह क्रम उल्टा होता है तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। प्रतिलोम यानी उल्टा, जैसे 2 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 4 का प्रतिलोम 1/4 हो जाएगा। तो प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। जैसे मैथ्स में भी प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो मैथ्स का भी 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। प्रतिलोम से प्रश्न आएगा, 100% आएगा। केरिका पपाया वैज्ञानिक नाम है, तो आपको सभी को पता होगा कि वैज्ञानिक नाम किसी फल, फ्रूट हो गए, वेवल्स यानी सब्जियों के से पूछे जा सकते हैं, पेड़ पौधे से एक वैज्ञानिक नाम जरूर आएगा। तो पपीता, पीपल, इमली, सहजन। तो जो केरिका पपाया है, तो पपाया से हम जान जाते हैं कि ये पपीता है। अगर पपाया नाम ना होता तो थोड़ा दिक्कतें होती पहचानने में, जानने में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी आपके अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आपके ही पेपर में आया हुआ था कि ऑस्कर फर्स्ट को सफलतापूर्वक किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1961, 70, 97 या 2003 में? जिनको भी पता है, ब्रदर, सिस्टर, अध्यापक, अध्यापिकाएं, टीचर्स सभी कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आपके कमेंट के फीडबैक का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो ऑस्कर फर्स्ट के सफलतापूर्वक जिस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया है वह कहलाता है 1961। कोई डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस में आया हुआ है, व्यापम ने इसको सही माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लोविन या एस्कॉर्बिकम? तो हमारी बॉडी, शरीर से संबंधित एक प्रश्न आएगा या रोगों से संबंधित आ सकता है। तो विटामिन बी का नाम यानी सभी लोग जानते हैं, विटामिन बी यानी थायमीन, ठीक है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिकम। विटामिन रेटिनॉल को किस विटामिन कहते हैं? सभी लोग बताइए।
और विटामिन बी से कमी होने वाला कौन सा रोग है? बेरी, जो अक्सर पूछा जाता है। विटामिन बी किससे प्राप्त होता है? सब्जी, आलू और यकृत के अंडों में पाया जाता है विटामिन बी, और यह जल में घुलनशील होता है, ये भी जान लीजिएगा। ADEK, एडक, और विटामिन बी सी जल में घुलनशील होते हैं और एडक जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगला 2019 में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के कार्यक्रम में प्रतिभाग किए थे? नई दिल्ली, रांची, देहरादून, मैसूर, मरठ। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जो उस समय 2019 में थे, आज भी हैं, लेकिन जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो 2019 में जो प्रधानमंत्री रहे मोदी जी, नरेंद्र मोदी, जो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव हुआ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग यानी कि रांची आपके झारखंड में हुआ था मेरे ख्याल से, ठीक है। 21 जून 2015 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड भी बनाया गया था। प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग में गिनीज वर्ल्ड कब बना? तो 21 जून 2015 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो ये भी एक नॉलेजेबल चीज़ें आप जो कि माइंड की मेमोरी में आपके सेव होना चाहिए। अगला प्रश्न, साथियों के निम्नलिखित में से 6 रोग के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है? आपके पेनिसोलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या डिटॉल। देखिए, अगर 6 रोग की बात की जा रही तो कहीं ना कहीं पेनिसोलिन की बात आती है। यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो जीवाणुरोधी होती है, और यह बैक्टीरिया जैसे स्टेफ्लोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम आदि की पोसे की शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट कर देती है। तो एंटीबायोटिक की बात आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डोंगा शब्द से आप क्या समझते हैं? डोंगा योग का एक रूप नहीं है। डोंगा प्रोब के रूप में कुत्तों का उपयोग करके योग का एक प्रकार है। डोंगा कुत्तों से संबंधित है, या उपरोक्त में से दिए सभी विकल्प सही। डोंगा शब्द ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटपटा प्रश्न है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। डोंगा शब्द में आप जैसे समझते हैं कि डोंगा जो है प्रोब के रूप में कुत्तों का उपयोग करके योग का एक प्रकार होता है जिसे डोंगा कहा जाता है, क्योंकि डॉग माने कुत्ता, उसी को ही डोगा बना दिया गया, योग का नाम बना दिया गया। शीत ऋतु के समय प्राणियों की निष्क्रियता अवधि क्या कहलाती है? एसिड पेशन, जिसे हम सुस्ती या शिथिलता बोलते हैं, सुप्तावस्था, पुनर्जन्म या मुकोन उत्परिवर्तन की बात होती है। सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो शीत ऋतु के समय प्राणियों की निष्क्रियता अवधि क्या कहलाती है? वह कहलाती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में प्राणी जो होता है वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। अक्सर आप देखते होंगे शीत ऋतु में ठंड रक्त वाले जो प्राणी होते हैं अपनी ऊर्जा आवश्यकता तथा उपापचयन की दर की निम्नता बनाए रखने हेतु सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अगला प्रश्न, साथियों कि मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो मध्य प्रदेश में एक उर्मिला परियोजना बनी है जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य के सहयोग से बनी है उर्मिला परियोजना। अगला प्रश्न साथियों और भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एंजाइम जो प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमाइलेज। तो वह एंजाइम जो प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है वह आपका एमाइलेज कहलाता है। जी हाँ, एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है और इसे पित्ताशय और लार ग्रंथि द्वारा नाभित किया जाता है। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन कह सकते हैं, नया क्वेश्चन कह सकते हैं, संभावित प्रश्न कह सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड योजना कब शुरू हुई? 2015, 2017, 2019, 2021। आपको हर वैरायटी के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि हर प्रकार से हम तैयारी करते हैं। तो आयुष्मान कार्ड योजना कब शुरू होती है, कब शुरू हुई थी? तो लगभग सभी को पता होगा 2017 में इस आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। और दुनिया का, जी हाँ दोस्तों, भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बीमा योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। इस योजना के माध्यम से देश के करीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। ये एक गवर्नमेंट आंकड़ा के वजह अकॉर्डिंग हम आप सभी को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, मेरे सभी शिक्षक बंधुओं कि स्कूल ने पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया, इससे बच्चे क्या जान पाएंगे?
कुछ पौधे को उनके नाम से पहचाने पाएंगे या पौधे के बाहरी लक्षणों को देखकर उनमें भेद कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भ्रमण से, क्षेत्र भ्रमण से ईवीएस पर्यावरण में प्रश्न तो आता ही आता है। तो स्कूल ने पौधे के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण आयोजन किया। इस पर कुछ पौधे को उनके नाम से पहचान भी पाएंगे बच्चे, पौधे के बाहरी लक्षणों को देखकर भी उनमें भेद भी कर पाएंगे। इसकी पत्ती ऐसी है, इसका पेड़ है ऐसा, कलर ऐसा है, ऐसे फल ऐसे हैं, ऐसे भी विभेदन किया जा सकता है। तो सी यानी 1 और 2 दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके बाद आइए जानते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारा सा सभी को फीडबैक करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की भूमिका के रूप में सत्य दिया गया है। क्योंकि आप सभी लोग एक शिक्षक की भूमिका निभाएंगे, शिक्षा का दान करेंगे, ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्रहित में शिक्षा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश। क्योंकि शिक्षा हमेशा प्रकाशमय इंसान को बना देती है। जहाँ शिक्षा होती है उस वहीं पर प्रकाशमय हो जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में होगी, सत्य बताना है। शिक्षक को विभिन्न छात्रों की योग्यताओं, विशेषताओं और विविधताओं की उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षकों को केवल पाठ योजना पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों को वार्षिक योजना के साथ साथ पाठ योजना पर भी ध्यान देना चाहिए। या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति एक सामान्यीकृत रूढ़वादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षण योजनाएं बनाते रहना चाहिए। अब देखिए, एक शिक्षक की भूमिका की बात की जा रही है और एक प्रश्न आना ही आना है शिक्षक की भूमिका से। देखिए, अगर योग्यता विशेषताओं की उपेक्षा करना तो निगेटिव हो जाएगा, केवल पाठ योजना यह भी निगेटिव हो जाएगा। शिक्षकों को वार्षिक योजना के साथ साथ योजना पर भी ध्यान देना, ये मेरा क्योंकि साथ साथ बात कर रहा है। वार्षिक योजना के साथ साथ क्या है, पाठ योजना पर भी ध्यान देना, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। और अगला कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति एक सामान्यीकृत रूढ़वादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षण योजनाएं बनाते रहना चाहिए। तो प्रति सामान्यीकृत रूढ़वादी शब्द दे दिया गया, इसलिए कहीं ना कहीं सी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, जो शिक्षक की भूमिका के रूप में सत्य होना चाहिए। आप भी शिक्षक है, आप भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके अकॉर्डिंग ज़रूर अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगला है कि नीचे उन प्रश्नों के उदाहरण दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक नकारात्मक वाक्य होगा। नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाला हमें बताना है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। गरीबी ही उच्च बेरोजगारी के एकमात्र कारण नहीं है। अपने उत्तर को न्यायोचित ठहराएं। कोविड के फैलाने के कारण 3 कारण बताइए। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी। देखिए, इसमें से नकारात्मक दिया गया है कि गरीबी ही उच्च बेरोजगारी एकमात्र कारण नहीं है, ये नकारात्मक हो क्योंकि कारण नहीं दे दिया गया, इसलिए आपका नकारात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मानव आपका हमारा जो शरीर है किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन में, खनिज लवण में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में। तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, सभी लोग बताइए। मानव शरीर के मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। किस रूप में, मोनोसेकेराइड के रूप में बदलकर ऊर्जा हमें अपने बॉडी में देता है। मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है, ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद। अगला है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित होती है, कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या कबड्डी। सभी लोग बताइएगा। तो वर्धमान ट्रॉफी, आप स्वयं समझिए। वर्धमान मतलब कहीं ना कहीं वर्धमान यानी बलवान होना चाहिए। इसके लिए बलवान किस में हो सकता है, सभी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्धमान वजन आपका भारोत्तोलन, लास्ट में ना है, लास्ट में ना है, ठीक है। तो वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन होता है। अगला, पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, बलुई, चिकनी, काली, लेटेराइट। तो मेरे शिक्षक बंधु सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि पौधे के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है वह चिकनी मिट्टी ही कहलाती है। क्योंकि चिकनी मिट्टी साधारणतः मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण होता है जो पौधे के लिए बहुत अच्छी माना जाता है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। एक क्वेश्चन अभयारण्य से आना ही आना है, सभी लोग जानते हैं। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, लगभग 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हो सकते काफ़ी लोग आप होशंगाबाद से होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यह बांसों के एक प्रमुख जंगल है, जहाँ पे ज़्यादातर बांसों का जंगल कहलाता है, जहाँ पे बाघ, तेंदुआ, हिरण, चीतल ये सारे पाए जाते हैं। इस अभयारण्य पर रहते हैं ये जीव। तो होशंगाबाद जिला याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया? जी हाँ, भारत का पहला तितली पार्क कर्नाटक, कलकत्ता, असम। तो भारत का पहला जो तितली पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है, इस पर किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। ठीक है, भारत के पहले तितली उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक में विकसित है। सभी प्यारे मित्र जानते समझते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा कार्यों से संबंधित है? WWF, WHO, पेटा या UN? तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व भर में पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा कार्यों से संबंधित कहलाता है वह वर्ल्ड वाइड फंड कहलाता है, WWF। जी हाँ दोस्तों। अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कौन सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक है, रेगिस्तान कम उत्पादक क्षमता का क्षेत्र है, गन्ने की उत्पादकता अधिक है या उपरोक्त सभी? तो निम्नलिखित में से जो कथन हमारा सही होगा ये सारे कथन सही दिए गए, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस भी एक जीव विज्ञान भी ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपने शरीर बॉडी से संबंधित किसी रोगों से संबंधित एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा जो काफ़ी टफ होता है, तो हर एक लेवल से पूछा जा सकता है। कौन सा मिलान गलत दिया गया है? कर्मा नृत्य गोंड का है, घूमर नृत्य भील का है, परगुनी नृत्य वैगा का है, खदम नृत्य कोरगू का है। ये जातियाँ दी गई हैं, उनके नृत्य दिए गए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कर्मा जो नृत्य वो गोंड जनजाति, घूमर नृत्य भील की बात करेंगे, परगुनी नृत्य वैगा की, लेकिन खदम नृत्य कोरगू का नहीं। तो खदम नृत्य किसका कहला जाता है? खदम नृत्य जो एक भारिया जनजाति होती, आपने सुना होगा। जी हाँ, भारिया, तो इन लोगों का ये खदम नृत्य कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4, 6, 7, 8? सभी लोग बताइए। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? सभी लोग कमेंट कर बताइए। तो लगभग देखा जाए मेरे हिसाब से तो 6 हैं, अगर कोई बढ़ गए हों तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये टाइगर रिजर्व हैं 6। और भी अत्यधिक हो गए हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रभाष जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी, खो खो, मलखंभ या निशानेबाजी में? जी हाँ, जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी, खो खो, मलखंभ, निशानेबाजी। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ये जो हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं सभी को कमेंट करके बताना, फीडबैक करना। डेली 7 PM में हमारी ये क्लास होती है, लेक्चर होता है। सभी लोगों को आना है, प्रिपरेशन में अच्छी प्रिपरेशन करना है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, लगभग मोटा मोटा कह सकते 20 दिन से कम बचा हुआ है, 20 दिन अभी हैं लगभग। तो 20 से 22 दिन बचा हुआ है, मोटा मोटा मान लेते हैं। तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए और भी जहाँ से क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करिए, जो कंसेप्ट है वो चीज़ें पढ़िए। EVS में कंसेप्ट से नहीं होगा क्योंकि कंसेप्ट बहुत बड़ा है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस से अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझें अपने। और पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है क्योंकि पढ़ा और देख करके तो भूल जाएगा, माइंड में तो सेव होगा नहीं। तो पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन 100% सही श्योर प्योर है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।